चलिए, तो हम लोग अभी अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक डेटा को काफी हद तक हम लोग डिटेल में समझ पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस पिछले वीडियो में। इसके बाद चलिए अब हम लोग आपके सिलेबस में अंदर घुसते हैं, और सिलेबस में आपको पहली बात तो ये बोल रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो डेटा इंफॉर्मेशन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए डेटा भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें तो रॉ डेटा, जैसा मैं आपको बोलता हूं, तो रॉ डेटा आपको समझ में आना चाहिए कि सर अनप्रोसेस्ड जो भी डेटा है वो रॉ डेटा है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है वो रॉ डेटा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फील्ड डेटा क्या है, अगर आपको कोई बोले कि फील्ड डेटा क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो डेटा डायरेक्ट फील्ड पे जाके लिया जाए। फील्ड मतलब खेत ही नहीं होता, फील्ड मतलब ऐसा एनवायरमेंट जहां पे ये डेटा मौजूद है। ठीक है, लेट सपोज कुछ भी जो डेटा आप अनकंट्रोल्ड है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और आप इन सितु एनवायरमेंट में आप कर रहे हैं, मतलब कुछ बनावटी नहीं कर रहे हैं। जो डेटा जहां से निकल रहा है, जैसे टेम्परेचर है, कहीं से आप ले पा रहे हैं, जैसे एक बॉयलर है या फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, पावर प्लांट है, वहां पे आप एक टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस लगा दिए, तो जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो डेटा डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और आप यहाँ पे ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फील्ड डेटा। मतलब आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं किए, जो डेटा आ रहा है तुरंत तुरंत आप उसको लेते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फील्ड डेटा। तीसरा एक आता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा आप समझ पा रहे होंगे कि हम कभी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसमें जो डेटा का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो देखिए ये सब नाम अलग अलग हैं, बाकी है तो डेटा ही। तो अगर आपको बाई चांस कोई कभी पूछ दे तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो है आपका डेटा स्टोरेज। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दे पाए होंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं, इतना दिन से हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ रहे थे, वो सब ठीक था, अच्छी बात थी कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करा पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि डेटा को बाहर भी स्टोर किया जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, यूट्यूब गूगल का इतना सारा डेटा कहाँ जाता है? तो ये सब डेटा सेंटर्स में जाते हैं। डेटा सेंटर्स में खूब बड़े बड़े मेमोरी सेल्स बने हुए रहते हैं, वहां पे डेटा जाके स्टोर होता रहता है। आप यूट्यूब पे कभी भी इसका देखेंगे तो आप देखेंगे इतने बड़े बड़े आइलैंड और जगह जगह पे ये मतलब ये डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, और उसमें जाके हमारे सारे जो गूगल के डेटा है और ये सब डेटा वो सब हमारे स्टोर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब ना रिसर्च एरिया में आता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में डीएनए। डीएनए सोचिए कितना बड़ा आविष्कार हो सकता है अगर ये आगे के जनरेशन में अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो देखिएगा आपका एक सेकेंड, ये इसको पिन टूल बार, हाँ नहीं पिन मत करो, ठीक है। तो देखिए एक मिनट मेरे को पूरा कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए डीएनए में आप जो डीएनए स्ट्रक्चर है आपका, वो आपको पता है कि कुछ ऐसा 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 बनता है, ऐसा और ऐसा 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 करके कुछ डीएनए बनते हैं। इसमें कुछ बॉन्ड्स बनते हैं आपस में, न्यूक्लिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं। आप इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे डीएनए का। बरसों से ऐसा चला आया है कि डीएनए में हमको ये पता तो है कि कुछ डेटा स्टोर रहता है, और इसी डेटा स्टोर के बेसिस पे हम लोग ये निकाल पाते हैं कि आप के जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो कैसे काम करते, कैसे थे, उनका क्या नेचर था। या फिर आप बोलते हैं ना कि किसी के बाल झड़ते रहते हैं तो बोलते हैं इनके डीएनए में है, या फिर किसी का कोई बिहेवियर रहता है तो बोलते हैं इसके डीएनए में है। क्यों है? क्योंकि वो हेरिडिटरी रहता है, मतलब पापा से या पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आता है और फिर वो चलता जाता है। तो डीएनए में कुछ चीजें स्टोर रहती हैं। तब साइंटिस्ट को दिमाग में आया कि क्या होती है, तब पता चला कि यार यहाँ पे कुछ बॉन्ड होता है, एक एडिनाइन टाइप का होता है मॉलिक्यूल, वो टी थायमाइन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक साइटोसिन नाम का होता है और वो गुआनाइन के साथ बॉन्ड बनाता है। मैं एग्जैक्ट नहीं हूं कि ये थ्री बॉन्ड बनते हैं कि टू बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड बनते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए दिमाग, हाँ टू बॉन्ड बनते हैं मेरे ख्याल से, साइटोसिन और गुआनाइन के साथ टू बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें ये दिमाग में आ गया कि क्यों ना इसमें अपन
वन और जीरो को स्टोर कर पाए। और ऐसा हुआ भी है, अगर आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें ना डीएनए में कैसे स्टोर करते हैं, तो आपको एक वीडियो दिखेगा। वो वीडियो में बताया गया कि एक छोटे से ग्लास में भी कितना सारा डेटा, मतलब सोचिए इतना बड़े बड़े जो डेटा सेंटर है उसके सब डेटा इतने छोटे से डीएनए में आके स्टोर हो सकता है, इतनी क्षमता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको जब रिट्रीव करते हैं ना, जब वहां डेटा स्टोर तो हो गया, ठीक है, लेकिन जब डेटा की जरूरत पड़ी, जैसे आज हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोलते हैं तो वो इतना जल्दी क्यों खुल जाता है, क्योंकि जिस जगह पे वो स्टोर है उस जगह से आने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर पहले के जमाने में आप देखे होंगे तो बफर 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 बहुत टाइम लगता था, धीरे धीरे डेटा आता था और फिर आपके पास पहुंचता था। तो वैसे ही डीएनए में ये अभी प्रॉब्लम आ रही है कि इसको जो रिट्रीव करेंगे इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस पे काफी रिसर्च चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक ये फैक्ट सामने आ जाएगा कि हम डीएनए में कैसे जल्दी जल्दी रिट्रीव कर सकें। डेटा स्टोर होता है ये तो समझ में आ चुका है, तो डेटा स्टोरेज में ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च में कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग डेटा स्टोरेज की ही बात कर रहे थे, तो डेटा स्टोरेज में हम लोगों ने डीएनए पे देखा कि डीएनए पे डेटा स्टोरेज होता है। देखो कायदे से अगर ये आपके सीएसपीटीओ में आता है क्वेश्चन, तो ये टोटल मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी डेटा स्टोरेज से 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, टोटल डेटा का मैं प्रोसेसिंग वगैरह सब बताऊंगा, उसमें 8 नंबर पूछ सकता है। इसमें उम्मीद है मेरे को 4 नंबर का क्वेश्चन आने की। तो 4 नंबर में अगर आप कोई दो तीन चार चीज जितना मैं बता रहा हूँ उतने को अगर आप अच्छे से समझा दिए तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तीसरा तरीका, आजकल ऐसे बहुत तरीके हैं ना डेटा स्टोर करने के, मैं उसमें से कुछ ही लेके आपके सामने आ पाया हूँ जो आप थोड़ा सा देखते होंगे। आप अगर राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होगे, इस कोड को क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा क्या? क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, क्यू आर कोड। हाँ हाँ, क्यू आर कोड बोलते हैं। क्यू आर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका नाम क्विक रिस्पॉन्स क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप इसको स्कैन करते हो ये तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा, देखिए पहले चलिए मैं आपको पहले क्यू आर कोड से पहले मैं आपको बार कोड के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बार कोड पहले आया था फिर क्यू आर कोड आया। ये आप बार कोड देख पा रहे होंगे क्या, मतलब अगर शायद आपको दिख पा रहा होगा हल्का फुल्का। तो बार कोड ऐसा होता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि देखिए बार कोड, अगर मैं आपको ऐसा इस स्ट्रक्चर में बताऊं बार कोड, तो आप हर प्रोडक्ट में बार कोड देखते हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट में आपका बार कोड आता है। वो बार कोड में अगर आप देखें तो टोटल मिला के 95 लाइंस होती हैं, ठीक है, टोटल 95 लाइंस होती हैं। और ये क्या काम आता है, डेटा स्टोरेज के ही काम आता है। आपको पता है ना डेटा में स्टोर होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर में, ये कभी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें ना पहले 3 लाइन होती हैं, इधर बीच में आपकी 3 लाइन होती हैं, और यहाँ पे भी लास्ट में भी 3 लाइन होती हैं, ठीक है, 3 लाइन। और उसके बाद देखिएगा इधर टोटल मिला के 42 लाइंस होती हैं और इधर भी 42 लाइंस होती हैं। ये बेसिकली, और हर लाइन देखिएगा ऐसे ना 7 लाइन के 6 ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, 7 लाइंस के ऐसे ऐसे करके 6 ठोक ब्लॉक होते हैं, ठीक है। वैसे ही इधर भी 7 into 6, 7 लाइन के 6 ब्लॉक होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली ना 0 और 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर को 7 लाइन में ना अलग से कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलिए इसी में देता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये फिर व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन। कई ब्लैक को आप बड़ा मोटा देख पाते होंगे और कई ब्लैक को पतला देख पाते होंगे। वो इसलिए है कि कई ब्लैक आपस में मर्ज हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 7 लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से लीजिए मैं 2 लाइन को पूरा ब्लैक ही ब्लैक कर दिया तो ये मोटा दिखेगा, ये पतला व्हाइट हो गया। फिर लेट सपोज एक पतला हो गया और ये 2 व्हाइट मोटे हो गए। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से किसी का दिमाग चला था स्टार्टिंग में, और वो ऐसे से अलग अलग कॉम्बिनेशन से 0 से लेके 9 तक का नंबर को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है। और इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना, उसका जस्ट मिरर इमेज इस तरफ होता है, ठीक है।
अगर जीरो को आप ऐसा यहाँ पे मतलब ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जीरो राइट हैंड साइड पे इधर का ये मोटा होगा, ठीक है, फिर एक पतला होगा, फिर इधर मोटा होगा, मतलब जो इसका है उसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड वन, जिसको GS1 भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले बार कोड का आविष्कार किया। और ये दिमाग में आया कि कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, या फिर चलो लाइब्रेरी का अपन एग्जांपल लेते हैं। हमारे लाइब्रेरी में कम से कम 20,000 बुक होंगी, ठीक है, मैं कम ही बोल रहा हूँ, 20,000 से ज्यादा ही होंगी बुक। तो हमारे लाइब्रेरी में इतनी बुक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर वी राजा रमन की जो बुक है उस वो कितना बचा हुआ है ये पता करो, तो कैसे पता करेगा आदमी? या तो वो पूरे लाइब्रेरी को खोजेगा अगर वो इधर उधर जमाया हुआ नहीं है तो, या तो अगर वो जमाया हुआ है कि भैया कंप्यूटर साइंस की बुक यहाँ पे रहेगी, तो वो जाके देखेगा कि कंप्यूटर साइंस की बुक में वी राजमन रमन की बुक कितनी सारी है, वो उसको देख के आपको बताएगा। तो ये सब काम मैनुअल हुआ। लेकिन अगर यही चीज ऑटोमेटिक करनी है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं, ये जो स्टॉक होता है ना, आप बड़े बड़े फैक्ट्री में देखोगे स्टॉक वगैरह रहते हैं, या इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर सही तरीके से करना है तो क्या किया जा सकता है? अपन इसमें एक टैग लगा देते हैं। टैग मतलब बार कोड मान लीजिए लगा दिए। जैसे ही बार कोड लगा दिया अपन को, अपने कंप्यूटर में पता चल गई कि वो बुक कितनी सारी हमारे पास है जिसमें बार कोड लगा हुआ है। और जब हम लोग इशू करेंगे तो उस बार कोड स्कैनर से हम लोग इशू करते हैं, तो अपने आप पता चल जाती है कि एक बुक कम हो गई। तो आपको हर चीज ऑटोमेटिक पता चल जाती है कि कितनी बुक रखी हुई है या कितना स्टॉक हमारे पास मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट GS1 कंपनी ने लेके आया था कि अपन एक ऐसा कोड बनाते हैं जो अपन चिपका देंगे और उसको स्कैनर करने का एक मशीन बना देंगे। मशीन को हम लोग प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि वो अपने आप रीड कर दे कि ये बड़ा जो नंबर है इसको 0 बोलते हैं, इधर छोटा नंबर रहेगा इसको 1 बोलेंगे। अपने आप वो उसको पहले प्रोग्रामिंग अपन कर दें, तो जैसे ही वो बार कोड स्कैनर स्कैन करेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या है। तो अल्टीमेटली बार कोड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 से लेकर 9 तक का कोई नंबर स्टोर रहता है, और इधर भी 0 से लेकर 9 तक का कोई नंबर स्टोर रहता है। तो बार कोड स्कैनर जब भी स्कैन करता है, वो पहचान जाता है कि इधर क्या नंबर लिखा हुआ है और इधर क्या नंबर लिखा हुआ है। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बीच में देखो 3 लाइन रहती है, इधर भी 3 लाइन रहती है, देखो 1 2 3, और इधर भी 3 लाइन रहती है, ठीक है। ये 3 लाइन लोगों को मतलब अलग अलग करने में वो करती है कि इधर का नंबर अलग है, इधर का नंबर अलग है। ये है टोटल बार कोड का यूज। अब आपको अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को बार कोड चेक करना है कि कौन सा बार कोड किस कंपनी का है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, चलो एक कहाँ गया, एक सेकंड ना। अगर शायद आप लोग मेरे पास एक ठोक अभी आप मेरे को देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास एक डव शैम्पू का पाउच है, ठीक है, या आपके पास घर में भी कोई भी प्रोडक्ट होगा तो आप जरूर देखना, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है, ठीक है। मैं अभी लाइव आपके सामने देखना चाहूंगा कि ये बार कोड किस कंपनी का है और कौन इसको हैंडल करता है। तो मैं इसके लिए चलिए गूगल खोलता हूँ, और गूगल क्रोम में इसको एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये बार कोड के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो चलिए, हर बार कोड के नंबर के नीचे में एक नंबर लिखा रहता है बार कोड के उसमें। आप अगर एक सेकंड, कहाँ गया, यहाँ पे आप एक आपको डालना पड़ेगा GEPIR, ठीक है, GEPIR.GS1। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा GEPIR.GS1। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वही कंपनी है जो मैं आप ग्लोबल स्टैंडर्ड बता रहा था। ये क्योंकि पूरी दुनिया भर की जितनी भी बार कोड है वो सब GS1 कंपनी ही बनाती है। तो उसके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए, इसमें देख पा रहे होंगे GS1India.org। तो GS1 पूरे अलग अलग देशों में अपना बना के रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का GPIR GS1.org। और इसमें मैं ये ट्रेड आइटम नंबर से मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे सर्च में, अब यहाँ पे आइटम नंबर डालना है, तो मैं बार कोड का नंबर डालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बार कोड का नंबर 890 लिखा हुआ है, 10
30784378। ये नंबर मेरे पास कहाँ से आया? ये नंबर मैं एक डव शैम्पू के पाउच के पीछे में जो बार कोड है उसका नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ से देखिए यहाँ पे की लाइसेंस इंफॉर्मेशन मिल गया, सक्सेसफुल हुआ। ये देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आया, और 23 दिसंबर 2020, मतलब आज 24 तारीख है, तो कल ही के डेट पे ये चेंज हुआ है। और ये उसका वो है यूनिलीवर महाराष्ट्र, और ये इसका नंबर है, देखिए इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो किसी बार कोड के अंदर का जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसका लाइसेंस इंफॉर्मेशन, वो आप यहाँ पे GS1 के वेबसाइट से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि GS1 ही एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में ये बार कोड बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया क्या? इससे आसान तरीका ये है कि एक काम करते हैं, एक नया टेक्नोलॉजी आया जो था QR कोड। तो बार कोड में एक प्रॉब्लम हम लोगों को ये आ रही थी कि देखिए ये सिर्फ नंबर को स्टोर कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो सिर्फ नंबर्स का है, 0 से लेके 9 तक का, 0 से लेके 9 तक का। ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, साफ बात है। तो आप बार कोड में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ नया करते हैं, तो कुछ नए में हमारे पास QR कोड आया, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये क्या था? ये बेसिकली इसको आप देखोगे तो ये 2 डायमेंशनल, ये 2D है ना, 3D तो है नहीं, 2 डायमेंशनल होता है ये। ठीक है, ये एनकोडिंग डेटा स्टोरेज के काम आता है, और इसमें आप टेक्स्ट, मतलब आप कोई वर्ड को, आप URL को, आप कोई वाईफाई का नाम या पासवर्ड है, कुछ भी आप इसमें स्टोर करा सकते हो और ट्रांसमिट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा फोटो और ये देख पा रहे होंगे, आप जैसे ही इस QR कोड को स्कैन करोगे आपके मोबाइल में, आप गूगल प्ले स्टोर से कितने सारे QR कोड स्कैनर आते हैं, उसको आप डाउनलोड करिए, और आप इसको अगर स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के पेज में चले जाएंगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, और आप भी बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, सीखना चाहोगे? चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, जिसमें आप अपना खुद का QR कोड बना सकते हैं। और कभी भी आपको किसी दूसरे के साथ बात करना है, या फिर कुछ टेक्स्ट करना है जिसको तीसरा व्यक्ति ना देख पाए, जिसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि QR कोड क्या होता है, आपने QR कोड भेजा और उसके अंदर बढ़िया आपने कुछ भी जो आपको लिख के भेजना है, लोग पहले के जमाने में चिट्ठी लिखा करते थे, वैसा हम QR कोड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। अगर मेरे को किसी अपना पेज को रिप्रेजेंट करना है, फेसबुक पेज या कोई भी, तो मैं URL को इसमें डाल दिया, और बढ़िया इसमें वो चल रहा है, क्या बोलते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग अपना एक तरीका देखते हैं। तो इसमें आपको गूगल में जाना पड़ेगा, और गूगल में आपको एक बार यहाँ पे डालना पड़ेगा QR कोड। ठीक है, तो अपन डालते हैं QR कोड। अगर अपन डालें तो चलिए इसमें आते हैं अपन। देखिए QR कोड जनरेटर में बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जो QR कोड जनरेट करने के काम आते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें ना बहुत सारे ऐड भी रहते हैं, और उसमें आपको काफी पैसे भी मतलब देने पड़ेंगे। उसके बजाय आप एक तो यहाँ पे QRCodeMonkey.com, ये सबसे अच्छा वेबसाइट है जो पैसे वैसे कुछ नहीं लेता और आराम से जनरेट करता है। इसमें आप जनरेट करते हैं QR कोड मंकी। देखिए इसमें ये आपको कंटेंट डालना है, तो बाय डिफॉल्ट एंटर योर URL बोलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक फेसबुक वाला पेज लेता हूँ। मेरा फेसबुक पेज है, एक मिनट, फेसबुक पेज मेरा ओपन होता है। लेट सपोज ये है अपना विवेक सिंह राठौर नॉलेज फॉर ऑल। आप इसमें जरूर ऐड हो सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल पेज है। अभी मेरे पास काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा था इसमें, लेकिन मैं सबको ऐड नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, बट ये एक ऑफिशियल पेज है मेरा। इसको देखिए, ये आप ऊपर में देख पा रहे होंगे facebook.com/विवेक सिंह राठौर ऑफिशियल। इसको मैं चाहता हूँ लोगों को देना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और QR कोड मंकी में जाके मैं एक काम करता हूँ, इसको पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, विवेक सिंह राठौर ऑफिशियल। कलर मैं अपने मन से चूज कर सकता हूँ, अगर नहीं करना है तो मेरे को रहने दो। यही लोगो डिजाइन में, जैसे ये फेसबुक का पेज है तो मैं एक फेसबुक डाल देता हूँ, और बाकी और कुछ कस्टम डिजाइन करना है तो मैं अपना QR कोड को अलग अलग कस्टम कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं नहीं करता, और इतने में मैं क्रिएट कर देता हूँ।
तो ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरा क्यूआर कोड हो गया, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड किया तो यहाँ बढ़िया मेरा डाउनलोड हो गया होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, लेट सपोज, तो आपका मेरा क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, अब अगर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर होगा, गूगल प्ले स्टोर से क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप देख लो ये मेरा क्यूआर कोड है। जैसे ही आप इस पे स्कैन करोगे तुरंत आप मेरे फेसबुक पेज पे आ जाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप खुद अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और क्यूआर कोड में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट क्यूआर कोड का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे ना, तो आप ये जो यहाँ इसके बाजू बाजू में जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे रैंडमली स्टोर होते हैं, मतलब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम इस नंबर को, जो भी आप ये जो यूआरएल मैंने डाला है इसके अंदर में, वो स्कैटर्ड हो गया इधर उधर, और जब स्कैनर रीड करता है तो उसके अंदर भी वही एल्गोरिदम होते हैं रीड करने वाले जो इसमें इंसर्ट होते हैं। तो जिस एल्गोरिदम से ये डेटा इंसर्ट होता है वही स्कैनर भी स्कैन करता है उसी एल्गोरिदम से, तो वो डेटा को पता कर जाता है कि कहाँ पे ये डेटा स्टोर है। आप अपने आंखों से पहचान नहीं सकते कि डेटा कैसे स्टोर हुआ है, वो उसका एक एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम के बेसिस पे होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एल्गोरिदम होते हैं, बोलते हैं शैनन हफमैन कोडिंग होता है, और क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ नाम के कोडिंग होते हैं, अभी एकदम दिमाग में आ नहीं रहे मेरे। आर्नोल्ड ट्रांसफॉर्म होता है, आर्नोल्ड ट्रांसफॉर्म में भी ऐसा ही होता है। आप एक इमेज डालोगे ना, इमेज अपने आप स्कैटर हो जाएगा इधर उधर, आप पहचान नहीं पाओगे देख के कि वहां पे एक इमेज स्टोर है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में देखिए, आप यहाँ इधर देखेंगे तो यूआरएल का मैं आपको एग्जांपल दिया, यहाँ टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, आप लंबा चौड़ा एक लेटर लिख दिए और इसके अंदर डाल दिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे वो लेटर है, लेकिन वो स्टोर हो जाता है, मतलब वो स्कैटर्ड होके आप ईमेल, फोन नंबर, एसएमएस कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये है सर इसमें ऑडियो सेव हो सकता तो ये एक तरीका है, माइक म्यूट कर लो सब लोग। ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओपन सोर्स है, इसके लिए हम लोगों को किसी भी कंपनी को अभी पैसा देने की जरूरत नहीं, आप अपना खुद का जनरेट कर सकते हो। और कोई भी स्कैनर इसको स्कैन करके बता देगा, लेकिन कोई भी स्कैनर आपका बार कोड को स्कैन करके नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो GS1 कंपनी से ही मिलता है। तो बार कोड और क्यूआर कोड में अंतर आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है और इसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और ये एक कंपनी के द्वारा दिया जाता है और ये ओपन सोर्स है, तो ये फायदेमंद है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ, ये भी एक तरीका है डेटा स्टोर करने का, जैसे चेक वगैरह में स्टोर होता है, उसको बोलते हैं MICR कोड। ठीक है, MICR कोड अगर आप देखोगे तो वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये 9 डिजिट का कोड होता है और ये आइडेंटिफाई करने के काम आता है कि ये कौन सा बैंक का है या कौन से ब्रांच का है, और वो होता है। तो ये सब चीज मैं आपको क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि ये सब चीज बताने का सब एक ही पर्पस था कि डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, और हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, माइक म्यूट कर लो सब लोग। लास्ट, अब हम लोग बस अपने अंत में आ गए हैं, 15-20 मिनट में अपन खत्म करेंगे। देखो, एक सेकेंड, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लास्ट सेगमेंट्स पे आते हैं अपने। जितना इंटरेस्टिंग चीजें बतानी थी वो मैं आप लोगों को बता दिया, अब आपके पास इंटरेस्टिंग चीजों में नहीं है तो आपको डेटा सीकिंग एक टॉपिक है, डेटा सीक करना। सीक मतलब होता है खोजना, हिंदी में खोजना बोलते हैं। तो डेटा को खोजना के क्या तरीके होते हैं, तो आप लोगों को मैंने हार्ड डिस्क में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि डेटा सीक करने में क्या होता है। देखिए, आपको याद होगा कि ये होते हैं ट्रैक, आपको ध्यान होगा, और हर ट्रैक में क्या है, सेक्टर्स बटे हुए हैं। तो ये जो डिस्क हेड है, ये आपको याद होगा, रीड राइट हेड जिसको मैं बोलता था आपको, रीड हेड, ये डिस्क हेड इस ट्रैक में मान लो है और उसको इस ट्रैक में जाना है, तो इस ट्रैक से इस ट्रैक में जाने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, सीक टाइम। ठीक है, मतलब अगर आपको डेटा सीकिंग को समझाना है तो आपको 2-3 शब्द समझाने होंगे, उसको बोलते हैं सीक टाइम। तो सीक टाइम मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देता हूं कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा एक रीड राइट हेड या डिस्क हेड को
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने में उस टाइम को सीक टाइम कहते हैं। पहला डेफिनेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर मैं एवरेज सीक टाइम बोलूं इसी को, तो एवरेज सीक टाइम, क्योंकि हो सकता है एक डेटा लेने के लिए मेरे को इस ट्रैक से इस ट्रैक जाना पड़े, दूसरे डेटा के लिए मेरे को दूसरे ट्रैक जाना पड़े, तीसरे डेटा के लिए यहां जाना पड़े, चौथे के लिए यहां। तो अल्टीमेटली मेरे को टोटल में एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना। तो एवरेज सीक टाइम मतलब क्या होता है कि हर सीक टाइम को, अगर आप टोटल सीक टाइम को आप क्या बोलते हैं उसका एवरेज लोगे, तो उसको बनता है एवरेज सीक टाइम। तो आपको एवरेज सीक टाइम से समझ में आ जाएगा कि भैया टोटल कितना टाइम मेरे को लगता है। आपको याद होगा कि ये लगभग 10 मिली सेकेंड के बराबर होता है। मतलब ये साइंटिफिकली निकाला गया है कि एवरेज सीक टाइम कितना होता है। तो एक हार्ड डिस्क में 10 मिली सेकेंड आपका एवरेज सीक टाइम लगता है। तो आपको पहला और दूसरा डेफिनेशन पता होना चाहिए सीक टाइम और एवरेज सीक टाइम का। इसके बाद आपको तीसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए, लेटेंसी टाइम। ये भी मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। लेटेंसी टाइम आप बेसिकली कर लीजिए, सीक टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू लेटेंसी टाइम। मतलब सीक टाइम का अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको लेटेंसी टाइम मिल जाता है। ठीक है, लेटेंसी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, डिले। ठीक है, जितना डिले हो रहा है यहां से एक ही ट्रैक में इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा, उसको उसी को अपन लेटेंसी टाइम कहते हैं। ट्रांसफर टाइम मतलब होता है कि यहाँ जो डेटा मिल गया, डेटा मिलने के बाद उसको अपन ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा है, जहां पे भी ट्रांसफर करना है उस जगह पे ट्रांसफर करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं ट्रैक टू ट्रैक सीक टाइम क्या होता है, ट्रैक टू ट्रैक सीक टाइम, तो आप बोलेंगे कि सर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने में जो सबसे मिनिमम टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रैक टू ट्रैक सीक टाइम। याद रखिएगा, एक ट्रैक से हो सकता है 5वें नंबर का ट्रैक में डेटा है और अभी आपको 6वें नंबर का डेटा में ट्रैक में जाना है, तो इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। लेकिन 5वें नंबर ट्रैक से लेके अगर आपको 8वें नंबर ट्रैक में जाना है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे मिनिमम जो सीक टाइम होता है, जो लगता है, उसको बोलते हैं ट्रैक टू ट्रैक सीक टाइम। और चौथा आपको डेफिनेशन में आपको बोलना चाहूंगा लास्ट, वो है आपका फुल स्ट्रोक सीक टाइम। फुल स्ट्रोक सीक टाइम का मतलब होता है कि जब आप एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में जो मैक्सिमम टाइम लगता है, लेट सपोज कि अभी मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट ट्रैक पे है और मेरे को जाना है 31st ट्रैक पे अगले बार, तो ये हो सकता है सबसे लास्ट हो। तो इस ट्रैक से इस ट्रैक जाने में जो सबसे लंबा समय लगेगा, मतलब जो भी मैक्सिमम टाइम लगता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने में, उसको बोलते हैं फुल स्ट्रोक सीक टाइम। तो कभी भी डेटा सीकिंग के बारे में अगर आपको आता है तो कम से कम आप 4-5 चीजें समझ आनी चाहिए और आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी बताया हूँ, समझ में आया है क्या। अब हम लोग आगे आते हैं और लास्ट हम लोग डेटा प्रोसेसिंग और डेटा ट्रांसमिशन, यही दो टॉपिक छोटे छोटे बच गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग सिंपल शब्दों में अब मैं आपको बोलूं कि भैया जो भी डेटा जो भी डेटा जो रॉ डेटा होता है उसको अगर अपन प्रोसेस करें तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। और इस प्रोसेसिंग को ही बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। मतलब डेटा में कुछ हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं, तो वो बन जाता है डेटा प्रोसेसिंग, सिंपल सा। तो देखिए, आपको मैं इसको अगर सिंपल सिंपल शब्दों में बोलूं, डेटा प्रोसेसिंग को अगर आपको किसी भी शब्दों में समझाना है तो आपको मैं ऐसे बोलता हूं कि देखिए, डेटा आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। आपको कहीं से भी डेटा मिल गया, कुछ भी मिला, मतलब आप एक बॉइलिंग फर्नेस में, पावर प्लांट में आपने एक टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइस रखा, वो टेम्परेचर नाप नाप के आपको दे रहा है, ये आपका डेटा हो गया। अब हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस, 42, 57, ऐसे कुछ भी डेटा आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, लेकिन अब इसको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग में, पहले हमको डेटा मिलना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए डेटा कलेक्शन। ये प्रोसेसिंग का जो मैं स्टेप है ना, 5-6 स्टेप में आपको मैं समझा रहा हूँ, वो स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला काम प्रोसेसिंग में ये होता है कि आपको डेटा कलेक्शन होना चाहिए। जैसे ये अभी हम लोग क्या किए, एक टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइस लगाए और वो आपको टेम्परेचर को नाप नाप के दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। ये आप डेटा को
कलेक्ट करने का तरीका है। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप अपना कान लगा के भी डेटा सुन सकते हो, आप अपना नाक लगा के सूंघ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डेटा कलेक्शन के अलग अलग तरीके जो भी आपको पता है। दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप ये है, डेटा कलेक्ट हो गया, अब प्रोसेस में आगे बढ़ना है अपन को, तो अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। देखिए डेटा तो कुछ भी आ गया है, इधर उधर रैंडमली डेटा आया है, अब इसको ऑर्गेनाइज करने का आपको तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक। तीसरा तरीका, तीसरा स्टेप इसमें है कि अब डेटा को कंबाइन करना है बेसिकली, ठीक है। कुछ डेटा एक जैसे होंगे तो उनको एक साथ मर्ज करना होगा, तो डेटा कंबाइनिंग होता है, मतलब ग्रुप ग्रुप में जाके डेटा को अलग अलग क्लासिफाई कर देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेटा कंबाइनिंग, ठीक है। चौथा स्टेप आपका होता है डेटा सॉर्टिंग। सॉर्ट करने का मतलब होता है जमाना, मतलब हो सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो, तो उसको सॉर्ट बोलते हैं, सॉर्ट, डेटा सॉर्ट, ठीक है। पांचवा तरीका, पांचवा स्टेप, डेटा मैन्युपुलेशन। आपको डेटा को मैन्युपुलेट करना है, मतलब अब इसमें कुछ इंसर्ट अगर आपको करना होगा या इसको मॉडिफाई करना होगा, तो यहाँ पे डेटा मैन्युपुलेशन होता है। और छठवा तरीका होता है, छठवा स्टेप होता है डेटा समराइजिंग। मतलब आपका जो डेटा आ गया उसको अब आपको फ्लो चार्ट में समझाना है या बार ग्राफ में समझाना है। आप देखते होंगे ना, कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप आईपीएल वगैरह देखते होंगे तो आपको कभी ऐसे डेटा दिखता है क्या? आपको कभी नहीं दिखेगा। आपको पूरा कोई विराट कोहली आया मैच किया तो उसको पूरा आपको एक बार ग्राफ में दिखा देगा कि इस मैच में इतना मारा, इस ओवर में इतना मारा। तो वो होता है डेटा समराइजिंग, मतलब डेटा को आपको समराइज में दे दिया, तब जाके ये जो डेटा समराइज होता है तब जाके आपको इंफॉर्मेशन में आता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें डेटा से इंफॉर्मेशन में, अगर आप यहाँ पे डेटा से इंफॉर्मेशन में आए तो आपको 6 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उसको कंबाइन करना, फिर उसको सॉर्ट करना, उसको मैन्युपुलेट करना, उसको समराइज करना, तब जाके वो इंफॉर्मेशन बनता है। तो ये 6 स्टेप मिलके डेटा प्रोसेसिंग बनते हैं। तो देखिए आपको मैं स्टेप में बता दिया। सबसे ये जो एक चार्ट बना हुआ है वो ऐसे ही है कि आप डेटा कलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हो। आप बहुत सारे लोग हैं फैक्ट्री में, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनसे डेटा लेना है तो आप उनसे इंटरव्यू ले लो या उनका ऑब्जर्व करके ले लो या सर्वे करा लो उनसे, ठीक है, कुछ भी करा लो। ये डेटा कलेक्शन के टूल्स होते हैं। जैसे डेटा कलेक्शन हुआ आप उसको अरेंज कर लो अलग अलग चीजों में, जैसे हाइट का डेटा को अलग कर दो, वेट का डेटा अलग कर दो, ठीक है। फिर आप कंबाइन कर दो, मतलब इधर के डेटा को कंबाइन करके आप एक में बना लो, तो ये डेटा आपका कंबाइनिंग हो गया। फिर आप अरेंज कर लो, सॉर्ट कर दो। देखो कनाडा, यूएसए, ब्राजील है, तो अब यहाँ यूएसए, ब्राजील, कनाडा है, डेटा वही है लेकिन इसको सॉर्ट कर दिया गया अपने हिसाब से। और उसके बाद आप यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट जो करना है कर लो। फिर आप यहाँ पे समरी देख लो, देखिए बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये नॉर्मल टेबुलर फॉर्म है। तो जिस तरीके से सॉर्ट करते हैं, ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग करना। तो बेसिकली आपका ये ही डेटा प्रोसेसिंग होता है। अब लास्ट हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं जो हमारा डेटा के उसमें है, वो है डेटा ट्रांसमिशन का एरिया। देखो डेटा ट्रांसमिशन शब्द से आपको समझ में आता है कि डेटा को इधर से उधर ट्रांसमिट करने का तरीका को डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो देखिए डेटा ट्रांसमिशन अलग अलग तरीके से होता है। एक आप पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हैं और एक आप मल्टी पॉइंट भी कर सकते हैं। मतलब आप एक व्यक्ति से डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसको पॉइंट टू पॉइंट बोल लीजिए, या एक व्यक्ति हर जगह से ट्रांसमिट कर रहा है तो उसको मल्टी पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन के दो तरीके, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। डेटा ट्रांसमिशन कैसे करें? अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचाना है उसको, तो उसको तो कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं चैनल। जो माध्यम बनता है उसको बोलते हैं चैनल। चैनल अलग अलग प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन के। आप कॉपर वायर से भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा ट्रांसमिट होता है, बिल्कुल कॉपर वायर से ट्रांसमिट होता है। और या तो आप बड़े से अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर शायद आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, नहीं मालूम, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल इतना पतला होता है कि आप अगर अपने बालों को देखें, बालों से भी कम साइज का होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, लेकिन उसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। मतलब डेटा को पहले लाइट के फॉर्म पे ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब अगर आप इसको एक आप ऑप्टिकल केबल माने, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल केबल है,
इसमें आपको पता होगा कि जब लाइट एंटर करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते आगे बढ़ता जाता है। ये है तरीका आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल में ट्रांसमिट होने का, ठीक है। लेकिन आपका डेटा तो 1010 के फॉर्म पे आ रहा है मान लीजिए, या फिर अगर आप माइक में, आप एक इंसान है, ठीक है, आप यहाँ पे एक माइक पकड़े हुए हैं और माइक में आप कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो ये डेटा कैसे जाएगा? तो आपको मैं बता दूं कि माइक में या कुछ भी आप जो डिवाइस बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एनालॉग फॉर्म पे। आप बेसिकली आप वॉइस में बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका वॉइस एकॉस्टिक प्रेशर बना रहे हैं। एकॉस्टिक प्रेशर समझते हैं ना? एकॉस्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड प्रेशर। वो जैसे ही आपके माइक में पड़ता है, माइक में एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है जिसपे प्रेशर जैसे ही बनता है वैसे ही वो वोल्टेज जनरेट कर देता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की यही खास बात होती है, वो जैसे उस पर प्रेशर बना वैसे ही वो वोल्टेज जनरेट किया। वोल्टेज जनरेट करता है, लेट सपोज 3 वोल्ट में किया, और कम आया तो वो 1 वोल्ट में किया, ऐसे कुछ कुछ वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अपन ये मान लेते हैं कि जैसे ही एक थ्रेश होल्ड वोल्टेज है 2.5 वोल्ट का, 2.5 वोल्ट के ऊपर जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको आप चुपचाप 5 वोल्ट मान लो, ठीक है, या फिर आप उसको चुपचाप आप 1 का दर्जा दे दो। और जैसे ही 2.5 वोल्ट से कम जनरेट हो रहा है तो उसको आप 0 का दर्जा दे दो। इसका मतलब ये है कि हम जो बोल रहे हैं वो एन एनालॉग फॉर्म पे बोल रहे हैं, और वो डिजिटल फॉर्म पे अपने आप यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अपने आप नहीं होता, मशीन उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। और जैसे ही ये 1 और 0 के फॉर्म पे आ गया डेटा, यहाँ पे अपन एक लगा देते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड या फिर अपन लेजर लगा देते हैं। लेजर को जैसे ही इनपुट मिला 1, वो तुरंत लाइट एमिट करेगा। जैसे ही उसको इनपुट मिला 0, वो एमिट नहीं करेगा। तो जैसे ही लाइट एमिट किया वो अंदर घुसा और ढक 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 वो आगे बढ़ गया। तो ये एक तरीका होता है ट्रांसमिट करने का, लेजर में, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर केबल में लेजर से के थ्रू होता है। कॉपर वायर केबल्स में भी ट्रांसमिट होता है। और तीसरा तरीका वायरलेस भी होता है। देखो यहाँ पे आप वायरलेस ट्रांसमिशन आप देख पा रहे होगे, तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन भी होता है। इसका भी तरीका होता है, कभी मैं आप लोगों को फ्री रहूंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि वायरलेस कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, अगर आपको जानने का उत्सुक होंगे तो। नहीं तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको जो माइक का बताया ना, वो देखिए यहीं पे हो रहा है। एनालॉग डेटा है यहाँ पे, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, जो मैं आपको तरीका बताया। फिर डिजिटल से वो या तो आप कंप्यूटर में ले लो, या तो आप उसको लेजर में फीड कर दो, लेजर उसको बढ़ाएगा, या आपको जो करना है वो कर दो। तो आपको मैंने डेटा ट्रांसमिशन के पहले तो ये बताया कि कितने प्रकार होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। आपको मैंने माध्यम बताया कि किस किस माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जिससे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। एक तो डेटा को सीरियली ट्रांसमिट किया जाता है, और एक डेटा को पैरेलली किया जाता है। सीरियल से अब आप लोग मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको रजिस्टर पढ़ा रहा था तो आपको मैं बोला था कि डेटा ट्रांसमिशन में ये काम आएगा। सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट। ये क्यों बताया था? क्योंकि देखिए, सीरियल डेटा ट्रांसमिट मतलब एक डेटा आपने भेजा, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाके पहुंचा। धीरे 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 धीरे, जैसे पाइप है, पाइप में आप जैसा पानी डालते हैं तो पहले जैसे ही आप चालू करते हैं, धीरे धीरे पाइप पानी आते 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 फिर जाके वो इधर जाता है ना। लेकिन अगर आप शावर यूज करते हैं, शावर में इधर से पानी गया, ठीक है, लास्ट में छोटे 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 शावर में छेदे हैं, तो उसको बहुत सारे आउटपुट का मिल गया। तो एक साथ बहुत जगह पे आपका आउटपुट आ रहा है, और पाइप में क्या होता था, एक जगह ही आउटपुट आता था। तो उसी वैसे ही सीरियल ट्रांसमिशन होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अपन को सीरियल ट्रांसमिशन करना है तो ये तरीके से होता है। और पैरेलली ट्रांसमिट करना है तो एक साथ डेटा पैरेलल एक साथ जा सकता है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। मल्टीपल डेटा एक साथ जब अपन को भेजने होते हैं तब पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो आपको मैं यूनिट 1 का सिलेबस बता देता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, और आपको अब क्या करना है, क्योंकि ये आपका यूनिट 1 आज यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो, यूनिट 1 आपका जो सिलेबस दिया है बीटेक CSVTU का, उसमें देखिएगा मैं जो जो मार्क करते जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाया हूँ। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर होपफुली मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं,
ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर में पूछा जा सकता है, आपको मैं पढ़ाया भी हूँ और नोट्स भी दूंगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, आई होप आप लोग अच्छे से बना पाओगे। ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको अच्छे से बताया भी है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आपका सीपीयू वाला एरिया मैं आप लोगों को अच्छे से बताया हूं। आपको ध्यान होगा कि सीपीयू मैंने ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में देखिए दो ये है, मतलब इसी का ये पार्ट है। तो सीपीयू फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपको अच्छे से बताया, उम्मीद है आपको। वीडीयू आप लोगों को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बहुत अच्छे से बताया है। कीबोर्ड एंड माउस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क की तरह करिए, क्योंकि अब मेन मेन जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो मेन और जितने भी प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं ना, जैसे जॉयस्टिक होता है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, वो आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये कभी का उम्मीद है कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया कि एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो आप लोगों को कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझाना आना चाहिए। तो मेन मेन चीज को मैं समझा दिया, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं कराया हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये हर सेमेस्टर में मैं इसको होमवर्क ही देता हूँ, क्योंकि इतने इनपुट आउटपुट डिवाइस है कि मैं समझाते बैठे रहूंगा तो मेरे को पूरा सेमेस्टर बीत जाएगा इसी को समझाने में, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी आपका लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर मेमोरी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाया हूँ, शायद बहुत डिटेल में समझाया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मेमोरी हायरार्की आता है। मेमोरी हायरार्की में मैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज आपको बताया हूँ, रैम रोम पूरा, यूएसबी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क वर्सेस ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, इतना पूरा पोर्शन मैं आपको ऑलमोस्ट कवर करा के रखा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका डेटा वाला पोर्शन आता है। तो डेटा में न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, आज ही मैंने आपको बताया। डेटा और इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया। डेटा स्टोरेज कैसे होता है वो आपको बताया। डेटा सीकिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, ये पूरा पोर्शन आपको डील किया। तो उस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही पोर्शन छोड़ रहा हूँ, वो ये है अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये अनगिनत इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये आपके मर्जी के ऊपर है, आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आप इसका नोट्स बना लेना। ये मेरे भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने प्रकार के हैं वो आप यहाँ से देख लेना। तो ये पूरा यूनिट मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हूँ। इसमें कोई किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताओ, अदरवाइज विल क्लोज द